हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। और जैसे कि आपने किसी भी रिएक्शन में देखा होगा, हमने माना कि T इक्वल टू 0 पर ये केमिकल A बना हुआ है और प्रोडक्ट में हम लोग इंफॉर्मेशन देना नहीं चाह रहे। हमने कहा अगर टाइम स्पेंड करते हैं हम टाइम T, तो बोलेंगे A में से जाने वाला हो जाएगा आपका X। मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखिएगा। मैंने कहा अरे रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होगा माइनस डी ए अपॉन आपका बन जाएगा डी टी इंटू के ए रेज टू पावर। मैंने बोला कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, उन्होंने क्यों कहा ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर। मैंने कहा ठीक है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बना दी मैंने। अगर कोई कह लेंगे जी हमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन बनाना है या हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे आपने टाइम टी बोला और बाद में डी टी और चेंज कर दिया, तो बोलूंगा ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलूंगा ए की वैल्यू आएगी ए माइनस एक्स। तो मैंने इसी फॉर्मूले को फिर से चेंज किया और बाद में बोला d अपॉन डी टी और एक कंसंट्रेशन वैल्यू यहां से कॉपी किया, a माइनस एक्स इक्वल टू के बन गया आपका फिर से a माइनस एक्स रेज टू पावर 1। हमने जब इस चीज को डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैंने बोला वैल्यू आपकी आ चुकी है dx अपॉन dt। याद रखिएगा यही हमने लेफ्ट साइड वाले को काम किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। हमने कहा जब इसकी बात करी तो आपने कहा कि ये बना आपका a माइनस एक्स और बाद में जब आपने इसको रीअरेंज करना स्टार्ट कर दिया तो आपने कहा ये बना a माइनस एक्स इक्वल टू बना k और dt और आपने कहा चलिएगा अब बैठ के इसको इंटीग्रेट करते हैं। मैंने कहा जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिमिट भी अभी लगा देते हैं। मैंने कहा जब टाइम आपका 0 था तो केमिकल जाने वाला कितना था, तो उन्होंने कहा 0। जब टाइम t हो गया तो जाने वाला केमिकल कितना हुआ, आपने कहा x। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका बनेगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स और ये बनेगा आपका यहां पर के टी। वेरीफाई करते रहेगा और आपने कहा कि अगर मैं लिमिट की बात करने लगूं तो 0 और t आएगा और यहां पर आपका 0 और x आएगा। जब मैंने दोनों की वैल्यू यहां पर रखी तो वैल्यू बनी माइनस एल एन, ये बनेगा a माइनस एक्स, माइनस के बाद आएगा प्लस और बन जाएगा एल एन। x की वैल्यू 0 रखते ही बन जाएगा ये a और इधर बन जाएगा आपका k और t माइनस 0 का मतलब के टी। जब मैंने इसको अरेंज किया तो पता चला फॉर्मूला बना एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स और ये बन गया आपका के टी। मैंने कहा इसे और अच्छे से बताएगा तो मैंने कहा आगे से याद करना के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। और अगर इस फॉर्मूले को आप याद नहीं करना चाहते तो मैं अगला फॉर्मूला लिख देता हूं, के का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए टी। और ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि जब आपने लिखा 1 अपॉन टी तो लिखा जाएगा एल एन ए अपॉन ए टी। तो ए टी क्या है, बोलूंगा केमिकल ए एट टाइम टी, तो वही चीज को आपने a माइनस एक्स ना लिख के ए टी लिख दिया। ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है और केवल यही फॉर्मूला याद रखना है। कभी आप जहां देखो फॉर्मूला याद करने बैठ जाएं। किसी ने कहा जी हमें स्कूल में बुक्स में बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्मूले लिखा रखे हैं, मैंने कहा उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं, इग्नोर नहीं करेंगे लेकिन याद नहीं करना। हमने कहा और क्या फॉर्मूले आपको फालतू टाइम पास करने के लिए लिखवाए जाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं इसको k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी और लॉग बेस आपका बनेगा 10 और बन जाएगा a और a माइनस एक्स। याद कीजिएगा, याद नहीं करना लेकिन। मैंने कहा जी और भी फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, तो मैंने कहा और क्या फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, तो कहा किसी बुक में मुझे लिखवा रखा है कि मेरी घड़ी खराब हो गई और घड़ी खराब होने का मतलब मैंने कहा भाई 10 सेकंड आपको दौड़ना है, तो उन्होंने कहा 0 से 10 कर दो। किसी की अगर घड़ी खराब हो जाए तो आप ये भी तो बोल 10 सेकंड से 20 सेकंड तक दौड़ लो। मैंने कहा डिफिकल्ट है, लेकिन आप 10 को 0 मान के कह रहे हैं ज्यादा सिंपल है, कह रहे हैं नहीं हमें सिंपल नहीं करना, डिफिकल्ट करना है। हमने इसी क्वेश्चन में जहां आपने 0 से स्टार्ट किया था काउंटडाउन, अगर मैं इसे T1 लिखता हूं और इसे आप T2 लिखते हैं तो क्या ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ऑब्जर्व कीजिएगा, ये बन जाएगा आपका यहां से देखते हुए एल एन a अपॉन ए माइनस एक्स और ये बनेगा आपका k और k का फॉर्मूला आ जाएगा k और बन जाएगा T2 माइनस T1। केवल इतना सा गेम है कि यहां से आपने जो लिमिट रखी है वो 0 से t नहीं रखी, T1 से T2 रख दी और बाद में आपने इस फॉर्मूले को चेंज किया और फॉर्मूला बन गया आपका k इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln
ए था इनिशियल और अभी इनिशियल टाइम कौन सा है, बोलूंगा t1, तो लिखा जाएगा a t1 अपॉन a एट टाइम t2। किसी भी सिंपल चीज को कैसे डिफिकल्ट किया जाता है वो मैंने यहां पर बता दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए जो कि आने की पॉसिबिलिटी नहीं है और आपसे 10 to 20 दिया हुआ, तो बोलूंगा 10 को मैं 0 कर दूंगा और 20 को 10 कर दूंगा, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। ये तो आप लोगों पर है कि किसी भी चैप्टर को कैसे डिफिकल्ट करना और कैसे आप इजी करना है। तो यहां पर हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन तो तैयार हो गई। किसी ने कहा अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन तैयार हो गई तो अगली एक हेडिंग और डालिएगा। हमने कहा यहां पर आपका आ जाता है हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का सिंबल क्या था, बोलूंगा T1/2। मैंने कहा हाफ लाइफ वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब केमिकल आपका हाफ बच जाए। मैंने कहा रिएक्शन दोबारा लिखेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ए से प्रोडक्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या पूछो, T=0 पर ए और T=हाफ लाइफ पर ए में से चला गया आपका a-a/2। मैंने कहा ऊपर वाले फॉर्मूले का जो उनका बेसिक फॉर्मूला था, मैंने कहा बेसिक फॉर्मूले का 1/t ln a/at। ध्यान रखेगा कभी भी न्यूमेरिकल करें या कभी भी प्रैक्टिस करें तो बेसिक फॉर्मूला बार बार लिखिएगा, तभी आपको केवल एक ही फॉर्मूले से पूरा चैप्टर गवर्न होता हुआ दिखाई देगा। हमने कहा इस फॉर्मूले में जब आपने लिखा तो आपने कहा ये हो गया हाफ लाइफ और ये बन गया आपका ln a/at का मतलब टी टाइम पर कितना बचा, बोलूंगा ऊपर वाले का हाफ बचा। क्या मैं बोलूं जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा आपका ln2/t½ और ln2 की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से निकाली तो पता चला k की वैल्यू हो चुकी है आपकी 0.693 डिवाइड बाई आपका आ जाता है t½ इसे याद करें तो भी अच्छी बात है, याद ना करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 0.693 आते ही अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आप दौड़ते रह जाएंगे कैलकुलेशन करने में, और हमें चैप्टर इस टाइप से लेके चलना है कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। याद करो PV/NRT में भी आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताई थी कि डेटा देखेगा आपको नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, अदरवाइज बहुत से लोग 0.0821 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और बोलते हैं जी सब कुछ पता है लेकिन आंसर नहीं आ रहा। सेम एरर यहां पर मत कर देना। यह फॉर्मूला न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं करना कि k=0.693 डिवाइड बाई t½ करने का मन करे तो आप करते रहेगा, वो आप लोगों की मर्जी है। मेरा काम केवल आपको एडवाइस करना है। हमने कहा हमें और डिफिकल्ट पार्ट चलना है और अगला डिफिकल्ट पार्ट आता है आपका एवरेज लाइफ। याद करो एवरेज लाइफ आपको बताया गया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी। हमने कहा अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बता दिया गया तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा बेसिक फॉर्मूला अगर हम उठाते हैं तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका बना हुआ था -dA कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू बनेगा K कंसंट्रेशन ऑफ A। मैंने कहा ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। क्या मैं लिख सकता हूं इसका मतलब dA कंसंट्रेशन का जो चेंज हो रहा है वो लिखा जाएगा आपका K कंसंट्रेशन ऑफ A और ये बन जाएगा आपका dt। मैंने कहा ठीक है। क्या मुझे पता है इस पर्टिकुलर को अगर मैं जो बेसिक फॉर्मूला याद करवाने के लिए बोला है आपको, क्या मैं इसको रीअरेंज करने लगूं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बताएगा क्या लिखा जा सकता है आपका। ध्यान रखिएगा आपको बिना पेन के सोचना है और आपको लिखा जाएगा आपका KT = ln A/at। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं फाइनली इसके बाद सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला बनेगा AT = A e⁻⁻kt। हम लोग 12th में हैं तो ये सब ऑपरेशन आपको दिखाई देने चाहिए, नहीं कि बैठ के आप पेन से सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया तो मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 आई, ये इक्वेशन नंबर 2 आई। AT का मतलब A कंसंट्रेशन एट टाइम T। तो क्या मैं ये डेटा यहां पर बाद में कॉपी कर सकता हूं? मैंने कहा ठीक है। बात करते हैं एवरेज की। जो आपका एवरेज लाइफ बना हुआ था वो आपका एवरेज लाइफ क्या था याद करो, और एवरेज लाइफ था आपका यहां पर आएगा N1 dt1 प्लस N2 dt2 प्लस डॉट 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 और डिवाइड बाई आपका आया था N1 प्लस N2 प्लस आपका N3। जितने भी आपके पार्टिकल्स कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिनको दिक्कत आए इसमें वो जीरो ऑर्डर फिर से देखेगा और देखेगा कि वहां पर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था कि एवरेज लाइफ क्या होती है। जब हम न्यूमेरिकल करने गए यहां पर तो मैंने कहा ये पार्टिकुलर N1 का मतलब ये पर्टिकुलर जो
पार्टिकल्स हैं डी ए में चेंज हुआ और टाइम था आपका डी टी, उसके बाद वो चेंज हो गए। मैंने कहा जब मैंने ऊपर वाला डेटा कॉपी यहाँ पर किया तो पता चला मुझे फॉर्मूला बना यहाँ पर के कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये बना डी टी। साथ में आपने टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से टी मल्टीप्लाई किया और फिर आपने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बोलूंगा टोटल पार्टिकल्स वही रहेंगे जो इनिशियली थे, और मैंने कहा इनिशियली कितने थे, तो उन्होंने कहा इनिशियली को आपने केवल ए लिखा था। डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट होने दीजिएगा। उसके बाद में आपने कहा जी इस पर्टिकुलर को अब आप इंटीग्रेट कीजिएगा। मैंने कहा इंटीग्रेट तो करूंगा, लेकिन क्या ए टाइम टी टी पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने कहा हाँ, ए की वैल्यू ए एट टाइम टी की वैल्यू मुझे पता है। तो मैंने ये डेटा यहाँ पर जब कॉपी किया तो वैल्यू आपकी जो बनेगी वो बनेगी आपका के के बाद आपका आएगा यहाँ पर ए ई रेज टू पावर माइनस के टी डॉट, डॉट के बाद आपका बनेगा टी और फिर बनेगा आपका यहाँ पर डी टी डिवाइड बाई बनेगा आपका ए और फिर बनेगा आपका इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। मैंने कहा क्या आपको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि आप ए से के कट कर सकते हैं, सॉरी क्या आपको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि आप ए से ए कट कर सकते हैं। जब आपने ए से ए कट करना स्टार्ट किया तो आपका जो फॉर्मूला बना वो बना के और टी ई रेज टू पावर माइनस के टी और ये डी टी, और ये बन गया आपका इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। अब बात करते हैं हम लोग इसके इंटीग्रेशन की, और ये इंटीग्रेशन है, ध्यान रखिएगा, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको क्लास 11th में कवर कर दिया जाता है। जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन का। साइड में अगर मैं यहाँ पर लिखने लगूं और इंटीग्रेट करने लगे आप u डॉट v डॉट आपका dx को, तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था आपका u इंटीग्रेशन v dx, याद कीजिएगा। फिर आप लिखते थे यहाँ पर माइनस, और माइनस के बाद इंटीग्रेशन लगाते थे कि u आप जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा और बाद में जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको फिर से कॉपी कीजिएगा v dx, और ये पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला बन जाता था। और बाद में चूंकि आपका एक इंटीग्रेशन और है तो यहाँ पर आपका dx लगता था। और आपको समझाने के लिए क्या मैं ये एक बॉक्स में बंद कर सकता हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि यह फॉर्मूला सभी को पता होता है। जब मैंने इस पर्टिकुलर को फॉर्मूले को इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस फॉर्मूले से देखते हुए कि आपने फर्स्ट फंक्शन को पहले क्या किया, मैं बोलूंगा इसको बाहर तुरंत लेके आ गए और सेकंड को आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो मैं इस सबसे पहले यहाँ पर के लिखता हूं और मैं अब कलर कोड चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग टी को बाहर लेके आए, मैंने कहा टी को हम लोग बाहर लेके आ गए हैं। मैंने कहा जो बचा है इसको आपने इंटीग्रेट किया, मैंने कहा इंटीग्रेट करने से क्या होगा, बोल जाएगा ई रेज टू पावर माइनस के टी डिवाइड बाई माइनस आपका आ जाएगा के। वेरीफाई आप लोगों का काम है करना। और बाद में कहा कि आप इसकी अब लिमिट लगा सकते हैं। मैंने कहा लिमिट क्या क्या लगेंगी, उन्होंने कहा लिमिट लगेगी इसकी 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ तक सही है। जब मैंने कहा कि जब दोबारा चलते हैं तो मैंने कहा टी को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। मैंने कहा जब मैं टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर तो आपका 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आंसर 1 आएगा तो मैंने कहा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया 1 डॉट। जो ये पर्टिकुलर आपका बाकी पोर्शन था इसको आपने एज इट इज कॉपी किया और लिखा आपने ई रेज टू पावर माइनस आपका बना के टी डिवाइड बाई बना आपका माइनस के, और बाद में आपने यहां पर फिर से लिख दिया आपने डी टी। वेरीफाई आप लोगों का काम है करना। जब हमने और यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस चूंकि सभी के मल्टीपल में था तो यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप का लगा दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेटा तो आपका 0 बन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक बार और इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब जब आप ई रेज टू पावर माइनस के टी को दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा आपका फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस के टी डिवाइड बाई माइनस के। घुमा फिरा के क्या पूछता हूँ, यहाँ पर आपका फाइनली बन जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर। ऑब्जर्व करते रहेगा, यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन के स्क्वायर, यहाँ पर आपका बैठा हुआ है केवल के। जब और ये डेटा आपका जा चुका है तो जब सब लोगों की कैलकुलेशन में करूंगा, आप लोग का काम है, आप मैनुअल कर लीजिएगा चाहे, और तब पता चलेगा कि हमारा फॉर्मूला बनेगा के इंटू और यहां पर आ जाएगा
1/k²। जब मैंने इसको और ज्यादा सॉल्व किया तो पता चला कि जो मेरा फॉर्मूला बना वो तो 1/k बन चुका है। और मैंने आगे से कहा कि जब जब आप पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एवरेज लाइफ निकालेंगे तो बोलूंगा वो आपका 1/k होता है। क्योंकि रेडियोएक्टिव रिएक्शन सभी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, तो जब आप एवरेज लाइफ निकालेंगे किसी रेडियोएक्टिव रिएक्शन के लिए तो भी आप बोलेंगे 1/λ आने वाले टाइम में कवर किया जाएगा। ये फॉर्मूला मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। तो आपका ये सेकंड फॉर्मूला है जो आपको याद करने के लिए बोला गया है। आपको मजे लेने हैं इंटीग्रेशन में तो बैठ के मजे लेते रहिएगा और फाइनली आप इस आंसर पर आ जाइएगा। हम लोग बात करते हैं ग्राफ की, और ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ आपको बोला गया कि y एक्सिस पर मान लीजिएगा आपने 80 माना और x एक्सिस पर आपने टाइम मान लिया। और क्वेश्चन को पहले राउंड में ही डिफिकल्ट करते हुए क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई केमिकल A आपका केमिकल क्रिएट कर रहा है मान लीजिएगा B, तो मैंने अभी के लिए मान के चला हूं कि 1 मोल से 1 मोल क्रिएट हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए क्या मैं बोल सकता हूं मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला याद था K = 1/T ln A अपॉन आपका AT का मतलब हुआ AT का फॉर्मूला बन गया A e⁻ KT। इसका मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे AT की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और मैंने यहां पर पर्टिकुलर टाइम स्टार्ट करते हुए मेरा डायग्राम कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का बनेगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। और कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीट हो जाती है, तो बोलूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाती है 100%, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि ये इनफाइनाइट पर जाके इस एक्सेस को टच करता है। इसका मतलब आप ये कभी मत बोलना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पर 100% कंप्लीट हो गई। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा इसमें डिफिकल्ट पार्ट क्या था, तो मैंने कहा जैसे जैसे आपका A कम हो रहा है क्या दोस्तों सेम रेट से आपका B बढ़ेगा, और अगर B बढ़ेगा तो मैं अगर इस पर्टिकुलर लाइन को यहां पर डॉट डॉट बनाने लगता हूं तो क्या दोस्तों ये अगर इसका मिरर इमेज देखा जाए तो आपका डायग्राम कुछ इस टाइप का रहेगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, ये केमिकल आपका B हो चुका है और जो ग्रीन कोड से बनाया था ये आपका A हो चुका है। A लगातार कम होगा तो आपका B लगातार बढ़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पर्टिकुलर आपने AT बना दिया है, क्या आप AT की वैल्यू लिख सकते हैं A-X, और अगर A-X लिख सकते हैं तो बाद में जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप X की वैल्यू लेके आ जाएंगे। X का अमाउंट का मतलब A केमिकल में से कितना जा रहा है, जितना केमिकल जाएगा B उतना ही केमिकल बनेगा। हाँ, अगर मैं रिएक्शन लिखता A gives to B तो बोलता जितना X जाएगा जो B होगा वो उसका डबल बनेगा। इस टाइप के ग्राफ मैंने आपको करवाए थे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, बट हम अभी केवल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमने कहा क्वेश्चन आपने चेंज कर दिया, जो कि क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कूल वाले भी आप इसको पूछा करते हैं। तो हमने कहा कौन सा ग्राफ है ऐसा है जो जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा यहां पर आपको बनाया गया T और यहां पर बनाया गया आपका ln AT और पूछा गया ग्राफ का नेचर कैसा होगा। हमने कहा अगर आप ग्राफ का नेचर देखने लगे तो मतलब बेसिक फॉर्मूला क्या था, बोलेंगे बेसिक फॉर्मूला था K = 1/T ln A/AT। मैंने कहा ठीक है, क्या दोस्तों अगर मैं इसे चेंज करता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका KT = ln A - ln AT। ठीक है, यहां तक आपने कहा ln AT को y लिखेगा, मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ KX = ln A माइनस का मतलब यहां पर हुआ y। क्या मैं पूछ रहा हूं इसका मतलब इक्वेशन बन जाएगी y = -kx + ln A। देखिएगा वेरीफाई करना बार बार आप लोगों का काम है, और बाद में मैं बोल सकता हूं y बन जाएगा आपका mx + c। क्या एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है और इस पर्टिकुलर का स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, और जब आपने स्लोप नेगेटिव की बात करने लगे तो क्या आप बोल सकते हैं कि जो आपका डायग्राम रहेगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का डायग्राम आएगा। और बाद में जब आप इस पर्टिकुलर को यहां पर लाने के बाद
चेक करते हैं तो आप इसके स्लोप से क्या निकाल सकते हैं, बोल सकता हूं रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपका पूछा जाता है। तो आप बाकी ग्राफ याद करें या ना करें, लेकिन इस ग्राफ में एग्जाम में आप मिस्टेक मत करके आ जाना। एग्जाम वाला क्या फंसाएगा, कभी वो ln दे देगा और कभी वो आपका log देगा। अगर log दे देते हैं तो एक नया फैक्टर और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपका 2.303। ये मानते हुए कि आप ज्यादा स्मार्ट हैं, वो दूसरा ग्राफ आप खुद बना सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन ग्राफ नंबर आपके यहाँ पर 3 की, और उन्होंने फिर से क्वेश्चन दिया कि हम हाफ लाइफ की बात करेंगे। हमने कहा अगर आप हाफ लाइफ की बात करने लगे तो यहां पर आपने बनाया टी हाफ और यहां पर बनाया आपने ए। मैंने कहा मेरा बेसिक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला याद करने को बोला था, k इक्वल टू 1/t ln a/at। मैंने कहा हाफ लाइफ जब मैंने at की जगह a/2 रखा तो मेरा कुछ फॉर्मूला बना और ये फॉर्मूला बन गया था मेरा, क्या बोल सकता हूं, आंसर आपका आया था यहां पर टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। एक कांस्टेंट है, इसका मतलब टी हाफ भी तो आपका कांस्टेंट बना, और अगर कांस्टेंट बना तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना केमिकल लिया है, आपने 100 मोल लिए या आपने 10 मोल लिए, टी हाफ तो कांस्टेंट ही रहेगा। किसके लिए, केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चेक कीजिएगा, जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट नहीं था, जीरो ऑर्डर में चेंज हो रहा था। जैसे जैसे आपने ए बढ़ाया था वैसे वैसे आपका हाफ लाइफ भी बढ़ी थी, क्योंकि फॉर्मूला बना था आपका x इक्वल टू KT। याद नहीं है कोई बात नहीं। हमने कहा ये पर्टिकुलर ग्राफ आपका कांस्टेंट बना रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, ये थर्ड तक तो समझ में आ गया। एक डायग्राम और ले लेते हैं नंबर 4। और नंबर 4 में आपको पूछा गया कि आपने फिर से एक डायग्राम बनाया और कहा यहां पर लिखना है आपका रेट ऑफ रिएक्शन और यहां पर लिखना है टाइम। मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने पहले बता दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है k a रेज टू पावर, बोलूंगा यहां पर 1। क्या मैं बोल सकता इसी फॉर्मूले को k a कंसंट्रेशन क्या थी AT, क्या बोल सकता AT का फॉर्मूला क्या था A नॉट e रेज टू पावर माइनस KT। क्या बोल सकता इस पर्टिकुलर ग्राफ कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप से फिर से जाएगा। क्या बोल सकते ये ग्राफ का नेचर बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आपने थोड़ी देर पहले AT का ग्राफ पढ़ा था, बस इतना चेंज हुआ कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार k से। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने y लिखा, टाइम को आपने x कर दिया और अपना ग्राफ आपका तैयार हो गया। तो ये हमारे टोटल 4 ग्राफ हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिसमें ग्राफ नंबर 2 जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो चीजें हमें याद करनी है। तो पहला पॉइंट इसमें जो याद करने वाला होता है वो होता है आपका यूनिट्स। और यूनिट्स दो चीजें आती हैं, एक रेट और दूसरा आता है रेट कांस्टेंट। तो हमने कहा इन चीजों को क्लियर करने के लिए हमने कहा ये पर्टिकुलर अगर आपका ए कन्वर्ट हो रहा है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो हमने बोला था -dA और डिवाइड बाय dt रहेगा आपका k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर कोई मुझे बोलता है आप रेट की बात कीजिएगा तो ये हुआ आपका रेट, और जैसे ही आपका रेट हुआ तो क्या बोल सकता हूं जो रेट की यूनिट रहेगी वो रहेगी आपका मोल पर लीटर, और डिवाइड बाय dt था तो ये बन जाएगा आपका यहां पर सेकंड पर मिनट, जो भी आप लोग लेना चाहें। अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं यहां पर k की यूनिट की बात करूंगा तो k रेट नहीं है, इसीलिए यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं बात कर रहा हूं अब रेट कांस्टेंट की। ध्यान रखिएगा, कई बार होता क्या है कि वो रेट की यूनिट पूछ डालते हैं और वो आप लिख के आते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू। रेट अलग चीज है और रेट कांस्टेंट अलग है। जितने भी आपके पर्टिकुलर ऑर्डर हैं सब में रेट की यूनिट तो सेम रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट बदल जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी एक कंसंट्रेशन, यहां पर भी एक कंसंट्रेशन। क्या एक कंसंट्रेशन, अगर एक कंसंट्रेशन कैंसिल होती है तो बचेगा 1/dt, और 1/dt की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी केवल सेकंड इनवर्स। तो ये हमें दोनों चीजें याद करनी है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 हमें बोला गया कि फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने कहा फॉर्मूला का वैल्यू था k इक्वल टू 1/t
ln a/at, या बहुत से लोग इसको डराने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि टी की वैल्यू लिखा जाएगा a e⁻ इसमें फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, सेकंड फॉर्मूला याद नहीं करना। हमने कहा अब पॉइंट नंबर 3 की बात करने लगे तो हमने कहा जी हाफ लाइफ भी कुछ हमने पढ़ी थी, तो अगर आप हाफ लाइफ की बात करने लगे तो बोलूंगा टी हाफ लाइफ की वैल्यू आएगी 0.693 डिवाइड बाई आप बोलेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी के, और साथ में आप ये भी बोलेंगे जो एवरेज था वो एवरेज की वैल्यू थी 1/k। डेरिवेशन के साथ बताया गया है कि जो एवरेज लाइफ रहती है वो 1/k है इस पर्टिकुलर केस के लिए, और मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहां पर मैंने फिर से बॉक्स बंद किया, अभी तक केवल हम लोगों ने 2 फॉर्मूले याद किए हैं। पॉइंट नंबर अगर आप 4 की बात करने लगे तो 4th में हमें पूछा जाता है कि भाई ग्राफ किस किस चीज के बीच में आता है, तो बोलूंगा ग्राफ जो हमें ये कवर करना था वो ln at और t के बीच में करना था, वो मैं आपको करवा चुका हूं। तो पॉइंट नंबर 4 में अगर कोई कहना जी एग्जाम्पल बता दीजिएगा इसके कौन कौन से होते हैं और हमें कौन कौन से एग्जाम्पल याद करने हैं। याद कीजिएगा NH3 वाला जो केस था वो 0 ऑर्डर का एग्जाम्पल था जिसे हमें याद करना था। तो हमें जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं वो पर्टिकुलर आपकी जो बनेंगी वो बनेंगी, आपने मान लीजिएगा सबसे पहला आपका है रेडियो एक्टिव जितने भी होंगे डिसइंटीग्रेशन, वो सब के सब आपको फर्स्ट ऑर्डर मान के चलना है। तो ये पहला एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर हो गया तो सेकंड एग्जाम्पल पूछा तो उन्होंने कहा जो H2O2 है जब ये डिसोसिएट होता है एट रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वीक पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है और ये रूम टेम्परेचर पर ही डिसोसिएट होना स्टार्ट कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका H2O में और ये बन जाता है आपका यहां पर हाफ O2 में। रिएक्शन आपके बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो चुकी है। और ये भी ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आपने कई बार देखा होगा, जैसे मोल चैप्टर में कई बार आप देखते थे वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपने कई बार मोल में कवर कर लेते हैं, कई बार रेडॉक्स में कवर कर लेते हैं, कई बार आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर कर लेते हैं, ये कई बार आपको देखने को मिलता है। और H2O2 हम यहां पर भी कवर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। हमने कहा पॉइंट नंबर 2 तो क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर क्या और भी कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने कहा हाँ, और भी अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने लगे तो हमारे पास केमिकल है C12H22O11 पर अगर आप मान लीजिएगा यहां पर ऐड करते हैं यहां पर वाटर तो आपकी जो रिएक्शन बनेगा तो ये बनता है, रिएक्शन बनने के बाद बोलूंगा C6H12O6 प्लस आपको बनेगा C6H12O6 और एक को बोलते हैं आप ग्लूकोज और दूसरे को क्या बोलते हैं, बोलूंगा यहां पर बोलते हैं फ्रक्टोज। चूंकि मैं क्लास 11 से 12th में अभी भी आया हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, तो इनमें अंतर क्या चीज है, इसमें क्या अंतर है, इसके लिए आपको कवर करना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो कि बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो आपको बस मानना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होता है। मैंने कहा क्या मेरा इन पर्टिकुलर 3 रिएक्शन से काम चल जाएगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल। आप ये 3 रिएक्शन याद कीजिएगा, आपका पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। बट अलार्मिंग कंडीशन रखते हुए कि आपको न्यूमेरिकल अभी नहीं करने, हम 0, फर्स्ट, सेकंड और nth ऑर्डर कवर करेंगे, फिर हम उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखेंगे कि बिना फॉर्मूले याद करे हुए न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं।